हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज जो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बीए पार्ट 3 ऑनर्स जो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका जो पेपर 7 है एंशिएंट एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विचारक हैं थॉमस हॉब्स। उनके बारे में आज के क्लास में हम लोग जानेंगे और उनका जो स्टेट ऑफ नेचर है, जो स्टेट का जो नेचर है और उनका कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी है उसके बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। हॉब्स के बारे में जानने से पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये अनुबंधवादी सिद्धांत है या जो अनुबंध है, ये अनुबंध क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो जो सामाजिक अनुबंध जिसकी बात हॉब्स ने की है, वो आखिर वास्तव में वो सिद्धांत क्या है। जो सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो राज्य की उत्पत्ति के बारे में उदारवादी जो है दृष्टिकोण जो है से जुड़ी हुई व्याख्या जो है प्रस्तुत करता है। उदारवादी विचारक राज्य को एक ऐसी संस्था मानते थे जिसे सब मनुष्यों या उसके समूहों ने मिलकर अपने हित और लाभ के लिए बनाया है, ऐसा माना जाता था। यह विचार राज्य के यंत्रीय सिद्धांत है राज्य का के साथ निकट जुड़ा हुआ सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य इसके सब हिस्सों के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करना है। जो इसके परस्पर विरोधी हित हैं राज्य के, और उन सब में जो है सामंजस्य स्थापित करना जो है वो राज्य का मुख्य कार्य है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत जो है वह बताता है या इस ओर संकेत करता है कि राज्य का निर्माण जो है सब मनुष्यों ने मिलकर सबके हित के उद्देश्य के लिए किया है। मतलब जो ये सिद्धांत है उसमें राज्य के सभी लोगों ने मिलकर सभी के हितों का ध्यान में रखते हुए जो ये सिद्धांत है उसका प्रतिपादन जो है वो किया गया है। और मैंने इसमें चर्चा की यंत्रीय सिद्धांत। यंत्रीय क्या है? तो राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति का वह सिद्धांत जो राज्य की तुलना किसी यंत्र से या मशीन से करता है, तो राज्य को इसके अनुसार मनुष्य ने राज्य रूपी यंत्र को अपने लाभ या उपयोग को ध्यान में रखकर सोच विचार कर बनाया है और इसका आविष्कार किया है। ये ऐसा मानना होता है। जो यंत्रीय सिद्धांत है उसका जो मतलब होता है। जो ये अनुबंधवादी जो सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत के जो प्रवर्तकों में जो 17वीं शताब्दी के दो महत्वपूर्ण अंग्रेज विचारक थॉमस हॉब्स, जिनका कार्यकाल 1588 से 1679 तक रहा है, और जॉन लॉक, जिनका कार्यकाल 1632 से 1704 तक का रहा है, तथा 18वीं शताब्दी के एक प्रमुख फ्रांसीसी विचारक जीन जैक रूसो, इनका कार्यकाल जो है 1712 से लेकर 1778, तो ये इन लोगों का जीवन काल रहा है के नाम से विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मतलब इन तीन विचारकों ने प्रारंभ में जो इसके प्रवर्तक के रूप में जो है इन सिद्धांतों का जो है वो अनुबंधवादी जो सिद्धांत है उसकी सर्व प्रमुख जो है वो चर्चा इन्होंने की थी। कुछ अन्य विचारकों में सामाजिक समझौते के विचार अपने चिंतन के साथ मिलकर आगे बढ़े
और बढ़ाने का जो है वो काम जो है किया है इस चिंतन को। और उसमें जो है जो प्रसिद्ध विचारक हैं, एक उदारवादी विचारक हर्बर्ट स्पेंसर, जिनका कार्यकाल 1820 से 1903 तक का है, उनका मतलब जीवन काल। और जॉन रॉल्स, इनका जीवन काल 1921 से 2002 तक का है। और रॉबर्ट नाजिक, इनका जो जीवन काल है वो 1938 से लेकर 2002 तक के नाम जो है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये इन लोगों ने भी अनुबंधवादी जो सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाने में जो है वो अपना महत्वपूर्ण, इनको विकसित करने में इनका महत्वपूर्ण जो है वो योगदान रहा है। और उन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए भिन्न भिन्न जो है वो सुझाव जो है वो दिए हैं। अब है कि सामाजिक समझौते के प्रवर्तक के रूप में जो है हॉब्स, लॉक और रूसो, ये तीनों ने राज्य की स्थापना से पहले प्राकृतिक अवस्था की या प्राकृतिक दशा की, स्टेट ऑफ नेचर की जो चर्चा की है या कल्पना की है। तो प्राकृतिक दशा में मनुष्य जो है किस प्रकार का जीवन जीता था और राज्य की स्थापना हो जाने पर उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, तो इस विषय पर इन तीनों ने अलग अलग जो है वो विचार जो है वो दिए हैं। तो ये था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है कैसे डेवलप हुआ, इसके प्रवर्तक कौन रहे और उन्होंने क्या किया इसके बारे में। तो उसके बारे में हमने देखा कि उसके प्रवर्तक जो थे वो कौन थे। अब जो है आज जो हम लोग अपनी क्लास में जो स्टडी करने वाले हैं, जो हॉब्स का, थॉमस हॉब्स जो हैं उनका अध्ययन करेंगे। और जैसा कि हमने अपने पिछले क्लास में भी किसी भी विचारक के पहले जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनका आज जो प्राकृतिक दशा के बारे में जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंतर्गत जो चर्चा की है, तो उसकी चर्चा जो है हम लोग करेंगे। और राजनीतिक के क्षेत्र में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस पर चर्चा करेंगे शॉर्ट में। तो सबसे पहले उनके जीवन परिचय से, ये जो हैं वो एक अंग्रेज विचारक हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी स्टार्टिंग में पढ़ा। ये दार्शनिक विचारक हैं। टॉमस हॉब्स को संप्रभुता, निरंकुशतावाद, उपयोगितावाद, भौतिकवाद और धर्मनिरपेक्षतावादी दर्शन आदि के आधुनिक स्वरूपों का जन्मदाता के रूप में इनको जाना जाता है। मतलब प्रभुसत्ता, निरंकुशतावाद, उपयोगितावाद, भौतिकवादी और धर्मनिरपेक्षतावादी दर्शन आदि के आधुनिक रूपों के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। राजनीतिक सिद्धांत को आधुनिक विचारधारा से जोड़ने और राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित कर आधुनिक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने वाला प्रथम आधुनिक दार्शनिक जो थे वो टॉमस हॉब्स थे। टॉमस हॉब्स का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? हॉब्स का जन्म जो है वो इंग्लैंड के दक्षिण तट पर स्थित मल्सबरी नामक नगर में 1588 में एक पादरी के घर हुआ था। टॉमस हॉब्स जो हैं उनका जन्म 1588 से लेकर 1679 तक, यानी जो पूरा इनका जो जीवन काल था वो 91 ईयर्स का तक वो लगभग जीवित थे। और जब हॉब्स का जन्म जब वहाँ हुआ था उस समय जो ब्रिटेन की जो स्थिति थी, तो वहाँ हर जगह भय का माहौल था। और हॉब्स के जन्म से पूर्व, यानी जब वह अपनी माँ के गर्भ में थे, तभी इंग्लैंड पर स्पेन के आर्मेडा ने आकर पूरे इंग्लैंड में दहशत फैला दी थी। कहा जाता है कि उस दहशत से हॉब्स की माँ काफ़ी डरी हुई थी और डरने की वजह से इनका जो जन्म है समय से पूर्व ही हो जाता है।
और हॉब्स ने खुद कहा भी है कि वह और डर दो जुड़वा भाई हैं। मतलब जिन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ उस समय वहाँ का माहौल जो था बहुत भयावह था, बहुत जो डरावना था, और उससे जो है वो काफ़ी जो है उनको इसके वजह से मतलब भय की स्थिति थी, और पूर्व जन्म उनकी जो समय से पूर्व ही हो जाती है, और इसलिए वो कहते हैं कि भय और जो डर और जो है मैं और डर जो है वो जुड़वा भाई हैं। तो ये बातें कहते हैं, और जो इस तरह से उनका जीवन जो है आगे बढ़ता है, और विलक्षण काफ़ी बचपन से ही विलक्षण जो थे, प्रतिभा के धनी थे थॉमस हॉब्स। 14 वर्ष की आयु में ही यूरिपिडीज के मीडिया नामक नाटक का यूनानी में लेटिन भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था, और जो है आगे की पढ़ाई वह इंग्लैंड से किए, और कितनी बार उन्होंने यूरोप की भी यात्रा की, और बहुत प्रसिद्ध जो यूरोपियन की यात्रा के दौरान जो है हॉब्स को प्रसिद्ध जो इटालियन वैज्ञानिक गैलीलियो थे और फ्रांसीसी दार्शनिक डेकार्टो से भी जो है परिचित होने का या मिलने का मौका मिला। हॉब्स अपनी इस यात्रा में फ्रांसीसी राजतंत्रात्मक व्यवस्था से काफ़ी प्रभावित हुए, और क्योंकि फ्रांस में राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंदर शांति एवं सुव्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक व्यवस्था तो यहाँ भी थी, लेकिन वहाँ जो थी वहाँ एक क्या थी, शांति और सुव्यवस्था थी, और हॉब्स राजतंत्र का जो है वो समर्थक बन गए। और उसके बाद इंग्लैंड में जब वह अशांति फैली हुई थी तो हॉब्स ने 1640 में वहाँ से भागकर फ्रांस की शरण में वो लिए थे, और जीवन के लगभग 11 वर्ष जो है वो फ्रांस और जो हॉलैंड है वहाँ उन्होंने अपने समय जीवन का कुछ दिन जो है वो बिताया। और हॉब्स जब फ्रांस में थे तो इंग्लैंड का जो भावी उस समय का राजा था होने वाला चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड से भागकर फ्रांस में आया था शरण लेने के लिए, और उस समय जो था हॉब्स ने उसे गणित की शिक्षा जो है वो एक शिक्षक के रूप में उन्हें ग्रहण कराई थी। फ्रांस पहुंचने के बाद ही थॉमस हॉब्स अपनी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसकी रचना है, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेवियाथन का लेखन जो है कार्य आरंभ किया, और जिसका प्रकाशन जो है 1651 में हुआ। और हॉब्स ने लेवियाथन की एक प्रति जो है युवराज चार्ल्स द्वितीय को भी समर्पित की थी या दी थी। हॉब्स जो है वो जो मध्य युग के अध्यापकों, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों और गिरजाघरों के जो पादरी थे उनसे काफ़ी घृणा थी। हॉब्स जो था वो स्वभाव से ही जो है वह बहुत ही भीरू, डरपोक, झगड़ालू, दंभी और कर्मठ था, परंतु फिर भी हॉब्स की जो लेखनी है, लेखन शैली जो है वह काफ़ी आनंददायक और प्रिय है। उसकी शैली जो है में व्यापकता है, प्रभावशीलता है, मौलिकता ये सभी जो है वो देखने को मिलती है। और बेंथम ने हॉब्स से ही उल्लास का जो सिद्धांत है, द थ्योरी ऑफ फेलिसिटी जो है, इसको जो है उल्लास का सिद्धांत, इसको उसने हॉब्स के चिंतन से ही और उससे लिया है। तो ये कुछ उसके प्रारंभिक जीवन की जो है वो बातें थी। और अब हम इसकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी रचनाएं जो थी वो क्या थी, उसमें उसने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो जो इंग्लैंड का जो गृह युद्ध का जो समय था, जिस समय हॉब्स का जन्म हुआ और उसने जब ये सब देखा, जन्म के बाद जो गृह युद्ध आरंभ हो गया, तो उसने अपनी रचनाओं में जो निरंकुश राजतंत्र का जो है वो समर्थन एवं राजा के पक्ष में शक्ति प्रदान करता है, और व्यवस्था और तर्क बुद्धता हॉब्स की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता रहती है। और जो हॉब्स की कुछ जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो है रचना है वो है लेवियाथन। और लेवियाथन जो है उसने 1651 में इसकी रचना हुई, उसने की। और इसमें जो बाइबल जो के अनुसार जो विशालकाय
जो समुद्री राक्षस का नाम जो लेवियाथन है, बाइबल में इसको क्या कहा गया, एक विशालकाय समुद्री राक्षस की संज्ञा इसको दी गई है। परंतु हॉब्स ने इस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक दशा की अवस्था और अव्यवस्था जो थी, प्राकृतिक जो दशा थी उसमें जो अव्यवस्थाएं थी, और जो मत्स्य न्याय का जो सिद्धांत था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जो स्थिति थी, मत्स्य न्याय का जो अंत करने के उद्देश्य से मनुष्यों के पारस्परिक समझौते के कारण उत्पन्न होने वाले एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य के लिए के बारे में ये जो किताब है इसके अंतर्गत उन्होंने लिखी है और चर्चा की है। उनकी दूसरी जो महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वह है कि डी सीवे इनकी दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इसकी रचना जो है वो 1642 में हुई है। और इसके बाद जो है वो डी कारपोरे पॉलिटिको तीसरी इनकी पुस्तक है, जिसकी रचना 1642 में हुई। और उसके बाद डी होमाइन इनकी पुस्तक है जिसकी रचना 1658 में हुई। और अगली जो इनकी पुस्तक है वो है एलिमेंट ऑफ लॉ, ये 1650 में इसकी रचना हुई। और अ डायलॉग्स ऑन द सिविल वॉर, ये एक इनकी पुस्तक है। तो ये कुछ इनकी प्रमुख जो पुस्तक हैं वो है। और इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक इनकी है वो लेवियाथन है। और लेवियाथन के अंतर्गत जो है वो राजनीतिक जो विचार है, दर्शन है की दृष्टि से जो है वो इसकी महत्ता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसके बाद हम लोग जो देखेंगे तो हॉब्स की जो विचार थी, जो विचार हॉब्स ने दिया है, जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो उसने प्रतिपादित किया है, और उसके अंतर्गत जिस प्राकृतिक जो दशा है उसकी चर्चा की है, उसके बारे में हम जानते हैं कि वो क्या थी हॉब्स के अनुसार। तो हॉब्स जो है, जो मानव स्वभाव के बारे में जो उसने चर्चा की है, तो सामाजिक अनुबंध के बारे में हॉब्स का विचार उसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है लेवियाथन, जिसकी रचना 1651 में हुई है, के अंतर्गत मिलता है। और इसमें जो उसने जो उस समय की मानव स्वभाव का चित्रण किया है, प्राकृतिक दशा के अंतर्गत जो मानव स्वभाव का चित्रण किया है, तो हॉब्स का जो है मूल मंत्र जो है वो है कि स्वयं को पढ़ो, स्वयं को जानो, स्वयं को पढ़ो। और इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक समाज का प्रत्येक अध्ययन जो है, राजनीतिक समाज का प्रत्येक अध्ययन जो है वो मानव स्वभाव के चिंतन से प्रारंभ होती है, मानव स्वभाव के चिंतन से प्रारंभ होती है या होना चाहिए। और मानव स्वभाव के संबंध में हॉब्स के विचार जो हैं वो हमें सबसे पहले जो है 1640 में प्रकाशित उनकी जो पुस्तक थी डी कॉरपोरे पॉलिटिको जो इनकी पुस्तक थी जो प्रकाशित हुई में मिलता है इस मानव स्वभाव के बारे में। और उसके बाद उसने लेवियाथन जो है उनकी पुस्तक, उसके प्रथम भाग के अंतिम 4 अध्यायों में जो है वो प्रारंभ में 4 अध्यायों के प्रारंभ में हॉब्स ने मानव स्वभाव का जो है वो चित्रण किया है, या मानव स्वभाव के बारे में वह बताता है, वह चित्रण करता है। और वह कहता है कि मानव जो है एक स्वार्थी है, वो भयग्रस्त प्राणी के रूप में करता है। एक चित्रण एक स्वार्थी और एक भयग्रस्त प्राणी के रूप में उसका चित्रण जो है वो करता है, जो सदैव अपने हित के साधन के लिए साधन की चेष्टा करता रहता है और लगा रहता है, और अपने हित के लिए वह जो है निरंतर जो है वो लड़ाई झगड़ा जो है वो करता रहता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य अपने यश को बढ़ाना होता है, अपनी जो है वो अपने यश को, कीर्ति को बढ़ाना होता है। और इससे उसको उसकी शक्ति की जो लिप्सा है, शक्ति की जो लिप्सा उसके अंदर जो होती है वो हमेशा बरकरार रहती है और बनी रहती है, और यह लिप्सा उसे बराबर जो है वो क्रियाशील भी रखती है। और वह यह इतनी तीव्र होती है कि इसकी वजह से वह बराबर जो है वो बेचैन की अवस्था में रहता है, वो शांत नहीं होता, वो बेचैन होता है।
क्योंकि वह जो उसका चित्रण जो उसने किया उसके आधार पे मनुष्य की जो लिप्सा तभी लुप्त होगी जब उसकी मृत्यु होगी। ऐसा जो है हॉब्स ने अपने जो मानव स्वभाव का जो चित्रण किया है उसके अंतर्गत उन्होंने उसका चित्रण जो है वो किया है कि वह जो मानव जो स्वभाव है, मानव जो है, जो प्राकृतिक दशा है, और ये जो प्राकृतिक दशा जो थी वो अंधकार में थी। मतलब अंधकार में उसका चित्रण हॉब्स ने किया। और वो कहते हैं कि प्राकृतिक दशा में मनुष्य जो है, मनुष्य पर राज्य का कोई अंकुश नहीं था, क्योंकि राज्य जैसी कोई संस्था उस समय नहीं थी। अतः वह अपने मूल स्वभाव के अनुसार जो है वो व्यवहार करता था। और हॉब्स के अनुसार जो है मनुष्य का स्वभाव कैसा था, तो मनुष्य जो था वह स्वार्थी था और निर्मम था। अतः प्राकृतिक जो दशा थी उसमें जो है हमेशा जो है वो लड़ाई झगड़े जो है, छीना झपटी, ये सब चीज़ें जो है उसका बोलबाला रहता था। और हॉब्स के शब्दों में हॉब्स ने क्या कहा है कि इस समय मनुष्य का जीवन जो है वो एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक और क्षण भंगुर था। मतलब मनुष्य का जो जीवन था उस समय प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक दशा में जो मनुष्य रहा करते थे, उनका जो है उनके बारे में हॉब्स क्या बताते हैं। हॉब्स कहते हैं कि उनका जो जीवन था वो एकाकी था, वह अकेले रहने वाला एकाकी था और दीनहीन था, घृणित था और पाशविक और क्षण भंगुर था। मतलब स्लेटरी, पुअर, नेस्टी एंड ब्रिटिश, जो ब्रिटिश थी। तो ये ऑन शॉर्ट, तो इस तरह का उनका जो है वो जीवन जो था उसका चित्रण इसके बारे में हॉब्स ने बताया है। और हर मनुष्य जो था एक दूसरे का क्या था, शत्रु था। एक दूसरे का जो है वो शत्रु था। अपने सुख के लिए वह दूसरे को हमेशा पराधीन करने की बात करता रहता था और उसमें संकोच भी वो नहीं करता था। और पर चूंकि सभी जो लोग थे उस समय प्राकृतिक दशा में, सभी की शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ जो थीं लगभग सेम थीं, तो इसके वजह से जो है कोई भी किसी को पराधीन जो है वो नहीं कर पाता था, नहीं बना पाता था। और सबको एक दूसरे का जो डर था वो हमेशा जो है वो सताए रखता था कि ऐसा तो नहीं कि वो हमें अपने पराधीन बना लेगा। तो इस तरह की स्थिति जो थी उस समय बनी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में ना ही तो कोई उद्योग धंधे हो सकते थे, ना ही तो कोई व्यवस्थित उत्पादन हो सकता था। तो कोई सवाल ही नहीं था। जब भय चारों तरफ रहेगा तो कोई व्यक्ति अच्छे से कोई काम ही नहीं कर सकता, तो कोई डेवलपमेंट जो है वो हो ही नहीं सकता था। और मनुष्य में कोई जो है मनुष्य को कोई भी मान्यता प्राप्त राइट्स अधिकार नहीं थे, क्योंकि जब राज्य ही नहीं थी तो राज्य तो अधिकारों को मान्यता देता है, लेकिन हाँ वो राज्य होगी, कोई संस्था होगी तब तो वो अधिकारों को मान्यता देगी। तो उस तरह की कोई भी जो संस्था थी उस समय नहीं थी। और अतः जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस वाली ये जो नियम था वो चिरतार्थ होता था। परंतु तब जो है एक उस समय जो एक चीज़ था, जो लोग जो थे वो प्राकृतिक कानून के प्रति सजग थे। जो प्राकृतिक कानून था, लॉ ऑफ नेचर था, उसके प्रति लोग सजग रहते थे। और ये प्राकृतिक कानून क्या था, प्राकृतिक कानून वास्तव में क्या था, आत्मरक्षा के नियमों का संकेत देता था। व्यक्ति के का जो सेल्फ जो प्रिजर्वेशन है, आत्मरक्षा है, उसको उसको उसकी उस नियम की ओर जो है वो संकेत देता था। और इसमें क्या था, इसमें था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें थीं। इसमें पहला चीज़ था कि जो व्यक्ति जो होगा, हर मनुष्य जो है वो क्या करेगा, शांति का ध्येय स्थापित करना करेगा या स्थापित करना है। मतलब ये जो प्राकृतिक कानून है इसका क्या ध्येय है, इसका ध्येय यह है कि जो जितने भी मनुष्य हैं वो मनुष्य का ध्येय जो है वो शांति स्थापित करना है। दूसरा जो उसने कहा वो कहा कि मनुष्य मिलजुल कर अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रताओं का त्याग करने को तैयार हो जाएंगे। प्राकृतिक जो उनकी स्वतंत्रताएं हैं उसको त्याग करेंगे। और तीसरी जो उसने बात कही वो कही कि मनुष्य अपने आपसी समझौते का पालन भी करेंगे।
हमने जो अपने जो राइट्स जो है उसको छोड़ी है, और जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसका वो लोग पालन भी करेंगे, और मनुष्य अपना उपकार करने वाले का उपकार करने करें और उनके प्रति कृतज्ञ रहें। तो मनुष्य जो है अपने जो भी उसके अधिकार हैं उसके उसके प्रति वो, और जो उस पर लोग उपकार, कोई भी व्यक्ति उसको कुछ करता है तो उसके प्रति कृतज्ञ रहें। तो ये बातें उसमें कही गई, और जो यही जो नियम थे मनुष्यों को राज्य या कॉमनवेल्थ स्थापित करने की प्रेरणा देता था और प्रेरणा देते हैं। और इसलिए क्या होता है, और इसके लिए वे सामाजिक समझौते का सहारा लेते हैं। ये जो कुछ जो प्राकृतिक नियम थे या जो प्राकृतिक कानून के जो नियम थे उन्हीं से मोटिवेट होकर जो है वो एक राज्य या कॉमनवेल्थ की स्थापना होती की प्रेरणा जो है मनुष्यों में आती है। और इसके लिए वे एक किसका सहारा लेते हैं? कॉन्ट्रैक्ट का, सामाजिक समझौते का एक सहारा लेते हैं। और इस समझौते के द्वारा वे प्रभु सत्ताधारी सॉवरेन जो है की स्थापना करते हैं, ताकि वह अत्याचारियों को आतंकित कर सके, जो भी अत्याचारी लोग हैं उनको आतंकित कर सके, और जो भी निर्बल लोग हैं उनकी जो है वो उनको जो है वो सुरक्षा प्रदान किया जा सके। इसका जो मेन जो ध्येय था वो प्रभु सत्ताधारी का उसका यही था। और इस समझौते के अंतर क्या क्या होता है कि इसके अंतर्गत जैसे प्रत्येक मनुष्य जो है वह एक दूसरे को यह वचन देते हैं, या एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट उनका होता है कि मैं अपना जो स्वयं का जो मैं स्वयं अपना शासक होने का जो अधिकार, जो व्यक्ति में उस समय क्या थे कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो जो उस समय की जो व्यवस्था थी जिसमें मनुष्य एकांकी, दीनहीन, घृणित और पाशविक या क्षणभंगुर जीवन जीता था, तो उसके मन जो प्राकृतिक कानून थे और उन कानून और उन नियमों को के वजह से जब लोगों में ये चेतना आई कि वह किसी राज्य या कॉमनवेल्थ की स्थापना करने का उसके दिमाग में विचार आया, तो इसके लिए उसने सामाजिक समझौते का एक सिद्धांत जो है वो के बारे में सोचा। और उसमें कहा गया कि जो प्रत्येक मनुष्य हैं अपनी जो स्वतंत्रताएं हैं उसको जो है उनका प्रत्येक व्यक्ति जो शासक होने का जो अपना अधिकार जो सोचता है कि मैं शासक हूँ, तो उसको वो छोड़ेगा। और मनुष्य या इस सभा को, मनुष्य कोई मनुष्य भी हो सकता है, या ये जो सभा हम लोग अभी जहाँ इस बात की को कमिट कर रहे हैं, जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस स्थान पे वहीं हम छोड़ रहे हैं उस चीज़ को। और शासन का जो अधिकार जो है हम लोग उसको दे रहे हैं कि वो भी अपने जो अधिकार हैं को छोड़े और इसके कार्यों को वैसी ही मान्यता प्रदान करे। मतलब दोनों जो है वो अपने अपने सारे अधिकार जो है वो हर व्यक्ति एक दूसरे से यह जो है वचन लेता है या उनका संविदा होता है। तो इस पे प्रभुसत्ता जो धारी होता है इस समझौते का भागीदार नहीं होता, क्योंकि वह पहले से मौजूद नहीं था, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो आता है, पहले से वहाँ पे वो मौजूद नहीं होता है, वह पहले से मौजूद नहीं है, बल्कि समझौते के फलस्वरूप अस्तित्व में आता है। तो हॉब्स जो हैं के अनुसार प्रभुसत्ता जो है सर्वोच्च और पूर्ण होती है। प्रभुसत्ता जो है वो सर्वोच्च और पूर्ण होती है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि राज्य की स्थापना तो मनुष्य की इच्छा या सहमति से होती है। जो राज्य की स्थापना है मनुष्य की इच्छा और सहमति से होती है, परंतु इसकी स्थापना हो जाने के बाद मनुष्य उसका जो है वो विरोध करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। उसका जो है वो विरोध नहीं कर सकते हैं। जब ये जो प्रभुसत्ता जो है जो सर्वोच्च है और पूर्ण है, जब यह मनुष्यों ने अपनी मर्जी और अपनी इच्छा से इसको बनाया है, तो फिर उसका विरोध करने का जो अधिकार जो है वो स्वतंत्रता जो है वो नहीं रह जाती। ऐसा उनका मानना है, हॉब्स का कहना है। तो प्रभुसत्ताधारी को समस्त अधिकार जो है सदा और सर्वदा के लिए सौंप दिए जाते हैं, जिन्हें वापस नहीं मांगा जा सकता, उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। और इसका अगर हम वापस मांगते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सब समाज जो बनाए हैं, सबकी भलाई के लिए जिस समाज का जो हमने निर्माण किया है, कॉमनवेल्थ का जिसका हमने निर्माण किया है, मतलब उसको छोड़कर हम फिर से उसी प्राकृतिक दशा की तरफ जो है वो और जो
अशांति की जो दशा थी उसमें हम लौट जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो इस सभ्य समाज को भंग करके प्राकृतिक दशा में लौटना, जहाँ जहाँ शांति और सुरक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है, ये होगी अगर हम उसका विरोध करते हैं। तो इस आधार पर जो है हॉब्स जो हैं उन्होंने क्या कहा है कि जो विरोध करने का अधिकार है व्यक्तियों के पास, तो वो उस अधिकार का उन्होंने खंडन किया है। और जो इंग्लैंड के उस समय जो 1642 में से 49 में के गृह युद्ध का जो समय था को अनुचित ठहराया है, को उसको अनुचित ठहराया है। और ये इंग्लैंड का गृह युद्ध क्या था, तो इंग्लैंड के इतिहास में 1642 से 49 तक का वह जो युद्ध था, जो जो सम्राट चार्ल्स प्रथम और उसके विरोधी जो संसद थे, संसद सदस्यों के बीच जो है वो चला था। इसमें चार्ल्स प्रथम 1600 से 1669 तक की पराजय हुई और 1649 में उन्हें प्राणदंड दे दिया गया था। और इस युद्ध का जो एक ध्येय था, राजतंत्र को जो है, मोनार्की को जो है का है अंत करना था। परंतु क्या हुआ, परंतु संसदीय जो पक्ष के प्रमुख नेता जो थे, अल्वीर क्रामवेल, आली ऑलिवर ऑलिवर क्रामवेल जो थे, जो 1599 से 1658 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु जब हो जाती है तो उसके बाद फिर से जो है चार्ल्स द्वितीय के का जो है वो राज्य अभिषेक के कारण वहाँ फिर से जो है वो मोनार्की जो है वो स्टैब्लिश्ड हो जाती है। तो ये गृह युद्ध जो उस समय चल रहा था हॉब्स के जीवन काल के समय, जो ब्रिटेन में उसकी ये चर्चा थी। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा है एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें उन्होंने अपने सामाजिक समझौते के अंतर्गत जो प्राकृतिक दशा और समझौते की बात की है, तो उसमें कहा है कि हॉब्स ने प्राकृतिक दशा का जो विवरण दिया है उसका तात्पर्य यह नहीं है कि मनुष्य सचमुच में कोई ऐसी अवस्था में रहते थे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि उसका अभिप्राय यह स्पष्ट करना है कि जब कोई स्थिर सरकार नहीं होती, जब भी सरकार स्थिर नहीं होती, तब मनुष्यों की दशा जो होती है वह कितनी शोचनीय हो जाती है। मतलब एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सोचनी हो जाती है। इसी तरह से जो सामाजिक समझौते का विचार का भी जो उन्होंने दिया है उसका कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वो बस एक कल्पना था, वो उनका विचार था। बल्कि यह एक ऐतिहासिक कल्पना है जो दार्शनिक सत्य को व्यक्त करती है, जो दार्शनिक सत्य को व्यक्त करती है। इससे यह प्रकट होता है कि सरकार चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, सरकार चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, उसकी उत्पत्ति जो है जनसाधारण, जो पॉपुलर विल है, जनसाधारण और जनसाधारण के हित साधन, जनसाधारण और जनसाधारण के हित साधन मतलब पब्लिक वेलफेयर के उद्देश्य से हुआ है, मतलब किया जाता है राज्य की जो है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो उन्होंने बात कही वो है कि हॉब्स ने शासक के हाथों में जो है वो असीम शक्ति जो है वो प्रदान कर दी है। जो शासक है उस शासक को जो है उन्होंने क्या किया है कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली दे दिया है, शक्ति दे दिया है। और वो जो और व्यक्ति का जो जनसाधारण जो है उसको जो एक उसका इम्पोर्टेंट अधिकार है विरोध करने का अधिकार, तो उससे उसको वंचित कर दिया है। तो इस तरह उसने जो है पूर्ण सत्तावाद जो है को बढ़ावा दिया है। ये पूर्ण सत्तावाद क्या है, तो ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शासक वर्ग जो है असीम सत्ता का प्रयोग करता है और वह सारे निर्णय जो है वो अपने विवेक से करता है। वह किसी की राय या सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं होता है और किसी को भी उसका विरोध करने का अधिकार नहीं होता है। तो एक इस तरह के सत्ता की बात की है हॉब्स ने। तो ये कुछ उनके जो विचार थे उसको शॉर्ट में मैंने आपको समझाने का जो है वो प्रयास किया है। इसके बाद जो एक और जो महत्वपूर्ण जो मतलब चीज़ें हैं उनके बारे में, उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो क्या थे। तो जो राजनीतिक चिंतन का इतिहास है, मतलब एक तरह से हम उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जो है हॉब्स के का जो प्रभाव है
प्रभाव एवं महत्व में कई कारण हैं। बहुत इनका अच्छा स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। तो वो क्या है, पहला जो उसका मतलब जो प्रभाव है या महत्व है वह यह है कि हॉब्स का जो राजनीतिक दर्शन जो है वो क्या है, एक क्रमबद्ध है, समन्वित है एवं तार्किक है तथा उसके निष्कर्ष जो हैं वो क्या हैं, सुनिश्चित हैं। तो ये इनकी पहली इनके दर्शन की महत्ता है। दूसरा जो है वो यह है कि जो हॉब्स जो है वो पहला आधुनिक दार्शनिक है। जो हॉब्स हैं उनको पहला आधुनिक दार्शनिक कहा जाता है और उसने राजनीतिक सिद्धांत का आधुनिक विचारधारा के साथ जो है वो सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास जो है इन्होंने किया है। और इनके विचारों की तीसरी महत्ता यह है कि राजनीति विज्ञान के व्यवस्थित पद्धति का निर्माण, राजनीति विज्ञान में जो व्यवस्थित पद्धति का निर्माण जो है करने वाला यह प्रथम अंग्रेज विचारक जो हैं वो रहे हैं, थॉमस हॉब्स। और जो हॉब्स ने राजनीति विज्ञान को क्या किया, वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है, वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित करने की जो है वो चेष्टा की है। और अंत में अगर हम देखें तो राजनीतिक विज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने में हॉब्स का महत्व जो है वो मैकियावेली से भी एक तरह से ज़्यादा हो जाता है। मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से उच्च स्थान प्रदान करके चर्च और धर्म को पूर्णतः राज्य के अधीन करने का जो श्रेय जाता है वो हॉब्स को ही जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हॉब्स जो है वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण इनका योगदान है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में। इन्होंने यह सामाजिक समझौता जो सिद्धांत थे उसके प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं और पहले आधुनिक विचारक भी माने जाते हैं। और एक जो प्रभुता है, प्रभु सत्ता है, निरंकुशतावाद है, उपयोगितावाद है, भौतिकवादी है तथा धर्मनिरपेक्षतावादी दर्शन आदि के आधुनिक स्वरूपों का जो को है स्वरूपों का ये जन्मदाता के रूप में भी इनको जो है वो माना जाता है। और राजनीति को आधुनिक विचारधारा से जोड़ने और राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिक आधार पर जो है प्रतिष्ठित कर आधुनिक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने वाले जो प्रथम आधुनिक जो दार्शनिक इनको हॉब्स को कहा जाता है। और इनका इस तरह से राजनीतिक चिंतन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये कुछ बातें थी थॉमस हॉब्स के बारे में। बाकी इनसे संबंधित जो बातें हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे चीज़ों पर अपना विचार दिया, हमने बस मात्र एक पहलू उनका जो प्राकृतिक दशा थी और उसके अंतर्गत जो मानव का स्वभाव था उसके बारे में हमने चर्चा की कि सामाजिक समझौते के अंतर्गत आखिर वो क्या था और उसके अंतर्गत जो मानवीय दशा थी, मानव की उसमें दशा थी, प्राकृतिक अवस्था क्या थी, तो उसके बारे में हमने शॉर्ट में जाना। बाकी के विचारों को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।